जादुई कालीन। एक खूबसूरत गांव में सुरेंद्र नाम का एक व्यापारी था और वो सारा दिन घूम फिर के चादर और कंबल बेचा करता था और कभी कभी पैसों के बदले में कोई काम आने वाली पुरानी चीजें भी लिया करता था। काम में ज्यादा फायदा ना होने की वजह से उसके परिवार वाले बहुत दुखी थे। सुरेंद्र और उसकी पत्नी लक्ष्मी और उसका बेटा रवि एक छोटे से घर में रहते थे। सुरेंद्र रोज की तरह अपनी गाड़ी लेकर गांव के सारे गलियों में चादर बेचने के लिए निकल जाता है और शाम तक इसी तरह घूमता रहता था, पर एक भी चादर नहीं बिकी थी। फिर वो बहुत थक कर सोचने लगता है कि अब घर चला जाऊंगा। फिर इतने में उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आया। वो बूढ़ा सुरेंद्र को अपनी तरफ बुलाने का इशारा कर रहा था। सुरेंद्र ये सोचकर आया कि बूढ़ा कम से कम एक चादर तो खरीद ही लेगा और बहुत खुश होकर उस बूढ़े के पास पहुंचा और उस बूढ़े से कहने लगा, कहिए चाचा जी, क्या चाहिए? बेटा, मुझे एक अच्छी सी गरम चादर दे दो। ये लीजिए चाचा, बहुत अच्छी चादर है, कश्मीर से मंगाया है, पर इसका दाम कुछ ज्यादा है। देखो बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने सुना है कि तुम पुरानी चीजें लेते हो। मेरे पास एक पुरानी कालीन है, वो मैं तुम्हें दूंगा। क्या? वो मैं क्या करूंगा? अगर आपके पास कोई और कीमती चीज है तो वो दे दीजिए। नहीं बेटा, और कुछ नहीं है। अगर तुम्हें चाहिए तो बताओ, वरना छोड़ दो। ठीक है, ठीक है, आज जो मिल रहा है वही ले लेता हूँ। इस तरह सुरेंद्र उस बूढ़े के पास से वो कालीन ले लेता है और उसको एक चादर देकर अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर वो कालीन को जमीन पर बिछाता है और फिर अपनी पत्नी और बेटे को बुलाता है। ये कालीन तो बहुत पुराने जमाने की लग रही है, पर कहीं भी जरा सी भी फटी हुई नहीं है। शायद पहले जमाने के राज राजाओं ने इस्तेमाल की होगी। ये सोचकर बहुत खुश हो रहा था कि इसकी अच्छी सी सफाई करके बहुत ही अच्छे दाम में बेच दूंगा। बेटा रवि, ये कालीन बहुत कीमती है, इसे थोड़ी सावधानी से साफ करना। मैं थोड़ी देर जाकर आराम करता हूँ। ठीक है पिताजी, मैं इसकी सफाई करके इसे चमका दूंगा। आप जाइए और आराम कीजिए। रवि उस कालीन की बहुत ही सावधानी से सफाई करने लगा। फिर उस पर बैठकर उसको साफ कर रहा था कि अचानक ही वो कालीन हवा में उड़ने लगी। रवि घबरा गया और नीचे गिर पड़ा। रवि बहुत डर गया था। ये क्या है? ये तो कोई जादू लग रहा है। ये उड़ कैसे सकती है? हाँ, मैं एक जादुई कालीन हूँ। अगर यकीन नहीं होता तो देखो। फिर वो कालीन उस कमरे में इधर से उधर उड़ने लगी। रवि को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और बातें करती हुई कालीन को देखकर बहुत ही हैरानी से खड़ा देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर चढ़ना नहीं है? तुम जहाँ जाना चाहोगे मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगी। सच? जहाँ मैं कहूँ तुम मुझे लेकर जाओगी? बताओ तुम्हें कहाँ जाना है, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी। क्या मुझे आसमान में लेकर जाओगी? आओ, आकर मुझ पर बैठ जाओ। जैसे ही रवि उस कालीन पर चढ़कर बैठ जाता है, वो हवा में उड़ने लगती है और आसमान में घूमने लगती है। रवि को थोड़ा डर तो लग रहा था, पर हवा में उड़ता हुआ बहुत ही हैरानी से इधर उधर देखने लगा। फिर वो कालीन रवि को उसके घर के पास लाकर छोड़ देती है। रवि ये सारी बात अपने पिता से कहना चाहता था, पर वो ये सोचकर डर गया था कि वो उसकी बात का यकीन तो करेंगे नहीं और फिर उस कालीन को किसी को बेच देंगे, क्योंकि रवि को वो कालीन बहुत पसंद आ गई थी।
उसके पिता को बिना बताए वो उस कालीन को छुपाकर रख देता है और अपने पिता से कहता है कि कालीन की सफाई करते वक्त वो फट गई थी, इसीलिए उसने उस कालीन को फेंक दिया था। फिर जब रवि का मन होता था तब वो कालीन पर बैठकर सारा गांव घूमता रहता था। इसी तरह एक दिन वो आसमान में उड़ रहा था और अचानक देखता है कि एक परिंदों का घोंसला पेड़ से नीचे गिर रहा है। फिर रवि जल्दी से उस कालीन की मदद से वहां पहुंचकर उस घोंसले को गिरने से बचा लेता है और घोंसले में पक्षी के अंडे भी थे। पास ही बैठा वो पक्षी सब देख रही थी। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मेरे बच्चों को बचाया है। ये क्या, तुम भी बात कर सकती हो? हाँ, पहले जमाने में ये गांव एक जादुई नगरी माना जाता था। तुम जिस कालीन पर बैठे हो वो भी उसी जमाने की है, पर उस वक्त हमारी सारी नस्ल खत्म हो चुकी थी। कुछ लोग ही बचे हैं। तुमने मेरी सहायता की है। मैं तुम्हें कोई उपहार देना चाहती हूँ। उस पेड़ के अंदर एक खजाना है, तुम उसे ले लो। मैंने जो छोटी सी मदद की उसके बदले में इतना बड़ा उपहार देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। फिर रवि उस पेड़ के पास जाकर देखता है कि एक संदूक था जिसमें बहुत सारे हीरे, मोती और जवाहरात और ढेर सारा सोना था। रवि ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और फिर खजाने को लेकर अपनी जादुई कालीन पर बैठ जाता है और उड़ता हुआ अपने घर पहुंचता है। फिर अपने माँ बाप को वो सारी चीजें बताकर सारी बात बता देता है। फिर जादुई कालीन भी उन सबको दिखाता है। सुरेंद्र और उसकी पत्नी को ये सब देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर वो परिवार बहुत धनवान हो गया। सुरेंद्र अपने छोटे से व्यापार को बहुत बड़ा बना लिया था और उसको बहुत तरक्की मिली। रवि अपनी जादुई कालीन पर उड़कर जरूरतमंद लोगों की सहायता करता था। इस तरह सब लोग मिलकर बहुत खुश होकर जीने लगे। बच्चों, कितनी प्यारी कहानी है ना? काश हमारे पास भी ऐसी कोई जादुई कालीन होती तो कितना अच्छा होता ना। पर इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुश्किल के वक्त दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमारी अच्छाई का सिला हमें मिल ही जाएगा। जादुई नारियल का पेड़। सोमेश और राघव एक ही गांव के रहने वाले थे। उनके घर भी एक दूसरे के घर के पास पास ही रहते थे। उन दोनों के घरों के पिछवाड़े में नारियल के खेत भी रहते थे। वो दोनों ही पेड़ों से नारियलों को तोड़कर बंडी पे रखकर बेचा करते थे। सोमेश बहुत ही अच्छा आदमी था, लेकिन राघव कुछ लालची किस्म का आदमी था। वो दोनों अपना काम भी एक ही जगह पर किया करते थे। राघव जब भी कभी खाना खाने के लिए या फिर किसी दूसरे काम के लिए बाहर जाता तो सोमेश से कहकर जाता कि वो उसकी बंडी का भी ख्याल रखे, और सोमेश भी राघव की बंडी का पूरा ख्याल रखा करता था। सुनो भाई, एक अच्छा पानी वाला नारियल देना। ठीक है साहब। इस बंडी के पास तो कोई दूसरा आदमी रहता था ना? हाँ साहब, वो खाना खाने के लिए गया है। वो देखिए, सड़क के उधर जो बंडी है वो बंडी मेरी है। फिर तो तुम्हारी बंडी के पास कोई नहीं है। अगर तुम उसका काम संभालोगे तो तुम्हारा धंधा कैसे होगा? अरे साहब, अब एक ही गांव में रहते हैं और हमारे घर भी पास ही हैं। इतनी सी सहायता नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा? मुझ पर भरोसा करके उसने मदद मांगी है। अगर आज मैं उसकी सहायता नहीं करूंगा तो कल को वो मेरी मदद कैसे करेगा? अच्छा साहब, आप बताइए, क्या एक और नारियल दूं? हाँ, एक नहीं 4 नारियल दो। मैं घर लेकर जाऊंगा। अच्छा बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? साहब, मेरा नाम सोमेश है। सोमेश एक बहुत ही सीधा साधा आदमी था।
वो इतना अच्छा था कि जब भी राघव उसकी बंडी के पास नहीं होता था, सोमेश हर बार उसका काम किया करता था। लेकिन राघव बहुत ही लालची और स्वार्थी इंसान था। कभी सोमेश के बारे में सोचा नहीं करता था। जब भी सोमेश नहीं होता था, उसके बंडी के पास आने वाले ग्राहकों को भी वो अपनी बंडी के पास बुला लिया करता था। ऐसे ही एक दिन शाम को, अरे साहेब, क्या हुआ? उधर क्यों जा रहे हैं आप? नारियल खरीदना भूल गए क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर रोज तुम्हारे पास ही खरीदता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज सोमेश से खरीदूंगा। बेचारा हर रोज अपने ग्राहकों को छोड़कर वो तुम्हारा काम संभालता है। तुम्हें तो बहुत ही अच्छा दोस्त मिला है। ठीक है, जाइए। ये सोमेश तो अच्छाई का नाटक करके मुझे धोखा दे रहा है। इसे तो सबक सिखा के रहूंगा। फिर सोमेश उस आदमी को नारियल बेचता है। लेकिन राघव सोमेश के अच्छाई को भी बुरा ही समझता था। वो समझता था कि सोमेश की वजह से उसका धंधा खराब ही हो सकता है। लेकिन सोमेश हमेशा की तरह अपना काम कर रहा था। सारे लोग सोमेश से ही नारियल खरीदा करते थे, जिसकी वजह से सोमेश कुछ अच्छे तरह ही पैसे कमाने लग गया था और राघव कम पैसे कमाया करता था। उसके पास बहुत से नारियल बच जाया करते थे। फिर वो उन्हीं नारियलों को रख कर अगले दिन बेचा करता था, जिससे सारे लोग ये कहकर राघव से नारियल नहीं खरीदते थे कि उसके बेचे नारियलों में पानी बहुत कम रहता था। राघव के पास खरीदने वाले चंद लोग भी सोमेश से ही खरीदना शुरू कर दिए थे। ये सब देखकर राघव की सोमेश के लिए नफरत और ज्यादा बढ़ गई थी। क्या हुआ राघव? लगता है कि तुम्हारा काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तुम एक काम करो, तुम्हारी बंडी भी मेरे बंडी के पास लाकर रख दो। जब लोग मेरे पास खरीदने के लिए आएंगे तो मैं उनसे कहूँगा कि तुमसे भी खरीदें। अब इसकी दया पर जीऊंगा। जो करना था वो तो इसने कर दिया, ऊपर से अच्छाई का नाटक कर रहा है। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपना काम कैसे चलाना है अच्छे से पता है। राघव उस दिन रात को जब सारे लोग सो गए थे, सोमेश के नारियल के बगीचे में जाकर देखता है और फिर खौलता हुआ पानी ले जाकर उसके नारियल के पेड़ों के जड़ों में डाल देता है। कुछ दिन इसी तरह लगातार करता रहा। कुछ दिनों के बाद थोड़ा थोड़ा करके सारे पेड़ कमजोर होने लगे। सारे नारियल भी बड़े होने से पहले ही गिर जाते थे। फिर थोड़ा थोड़ा करके सारे ही पेड़ गिरकर बर्बाद हो गए थे। ये सब देखकर सोमेश बहुत ही परेशान था। लेकिन ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, बेचारे सोमेश को कुछ पता नहीं था। उसके नारियल के बगीचे के साथ साथ उसका काम भी रुक गया था। क्या करे, उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो एक साधु के पास जाकर जो नुकसान उसको हुआ था वो सारा ही नुकसान उनको बताता है। स्वामी जी, मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अब आप ही कोई रास्ता बताइए। स्वामी जी ने सोमेश की सारी बात सुनकर अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख लिया था। फिर सोमेश को वो एक नारियल का पेड़ देते हैं। देखो बेटा, ये एक चमत्कारी पेड़ है। इसे ले जाकर अपने बगीचे में गाड़ दो, फिर तुम्हारे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। ठीक है स्वामी जी। सोमेश ने स्वामी जी के दिए पेड़ को ले जाकर अपने बगीचे में गाड़ देता है। रात को सोकर सुबह उठते ही उसने देखा कि बहुत बड़ा नारियल का पेड़ और उस पर ढेर सारे नारियल लगे थे। वो सब देखकर सोमेश हैरान रह गया था। उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। अपने मन ही मन उस स्वामी जी को धन्यवाद करने लगा और फिर उसने अपना काम शुरू किया। बड़े बड़े नारियलों से भरी सोमेश की बंडी देखकर राघव बहुत ही परेशान हो गया था। अरे, इसके तो सारे नारियल के पेड़ गिर चुके थे, लेकिन ये फिर से कहां से नारियल लेकर आया है? ये फिर से मेरा काम खराब करने के लिए ही आया होगा। इसे सबक सिखाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, जिससे ये इस गांव को छोड़कर ही भाग जाए। राघव सोमेश के पास जाकर कहता है,
अरे सोमेश, तुम्हारी पत्नी ने तो कहा था कि तुम्हारे सारे नारियल के पेड़ गिर चुके हैं, तो फिर ये कहाँ से लाए हो? खरीद कर लाए हो क्या? नहीं नहीं, ये तो मेरे बगीचे के ही हैं। सोमेश की कही बात सुनकर राघव सोचने लगा कि इसके सारे नारियल के पेड़ तो गिर चुके हैं, तो ये दोबारा कैसे नारियल लेकर आ सकता है। उसने सोचा कि सोमेश उसे जरूर पागल बना रहा है। ये सोचता हुआ रात होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात हुई, वो सोमेश के बगीचे में जाता है और वहाँ देखता है कि एक बड़ा सा पेड़ नारियलों से भरा हुआ था। ये देखकर वो बहुत ही हैरान हो गया था। फिर हर बार की तरह उस पेड़ को भी गरम गरम पानी ले जाकर उसकी जड़ों में डाल देता है। वो देख ही रहा था कि उसकी आंखों के सामने उस पेड़ के पास ही एक और पेड़ आ गया था, जिसे देख राघव बहुत डर गया और वहाँ से भाग निकला। फिर दूसरे दिन सुबह रोज की तरह सोमेश अपने बंडी पर नारियल रखकर बेचने के लिए जा रहा था, लेकिन राघव उस दिन घर पर ही रुक गया था। जब सोमेश के घर के आसपास कोई नहीं था, ये देखकर राघव सोमेश के बगीचे में फिर से जाता है और दोनों नारियल के पेड़ को काट देता है। फिर अपने घर वापस जाकर आराम से सो जाता है। दूसरे दिन सुबह सोमेश फिर से अपनी बंडी पर नारियल लेकर जा रहा था, जिसे देख राघव कहने लगा, मैंने तो दोनों नारियल के पेड़ काट दिए थे, लेकिन ये इतना खुश होकर नारियल लेकर कहाँ जा रहा है? ये सब सोचता हुआ राघव सोमेश के नारियल के बगीचे में जाकर देखता है। जो दो पेड़ उसने काटे थे, उन दोनों पेड़ के साथ साथ दो और पेड़ वहाँ उग चुके थे, जिन्हें देखकर वो कुछ ज्यादा ही डर गया और वहाँ से भाग निकला। ये क्या जादू है? मैंने तो एक पेड़ को बर्बाद किया तो दो पेड़ पैदा हो गए, और दोनों को काट दिया तो चार पेड़ निकल आए। ये कैसे हो सकता है? मैं इसका बुरा करना चाहता हूँ, तो दो गुना अच्छा क्यों हो रहा है? अपने आप से राघव बातें कर रहा था कि अचानक उसकी पत्नी भागती हुई उसके पति के पास आती है। अजी सुनो तो, हमारे नारियल के बगीचे में 4 नारियल के पेड़ सूखकर गिर गए हैं, जल्दी आकर देखिए। ये तुम क्या कह रही हो? ये सुनते ही भागता हुआ जाकर देखता है, लेकिन उसके पास रोने के सिवा कुछ और बचा ही नहीं था, क्योंकि किसी इंसान से जलने या उसका बुरा चाहने वालों के साथ कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता।